हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल फॉर आपकी सक्सेस। गुड मॉर्निंग, मैं निहारिका सैनी। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आज के इस वीडियो में हम बायोलॉजी के मिक्स मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन को यहाँ पर सोल्व करने वाले हैं, वो भी पूरी डिटेल के साथ में। ये वो क्वेश्चन है जो बार बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप मेरे साथ वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। ओके, तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो बेरी बेरी जो रोग होते हैं कौन से विटामिन की कमी होने से होता है? तो ये होता है विटामिन बी की कमी होने पर क्या होता है? बेरी बेरी रोग होता है। अब देखिए विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है थायमिन, इसका रासायनिक नाम होता है। और हमें विटामिन बी की प्राप्ति कहाँ से होती है? फल, चावल, अंडा, मांस, दूध, सोयाबीन, अंकुरित अनाज, इन सभी से हमें विटामिन बी की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, मेंढक में दांत होते हैं, तो मेंढक में कैसे दांत होते हैं? तो ये होते कैसे? होमोडोंट इनको कहा जाता है। ओके, तो मेंढक में जो दांत होते हैं वो होमोडोंट होते हैं। अब देखिए छिपकली और मेंढक के दांत एक ही प्रकार के होते हैं, इसलिए इनको होमोडोंट कहा जाता है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दांत का शिखर बना होता है, तो दांत का जो शिखर होता है वो किसका बना हुआ होता है? तो ये बना होता है किसका? डेंटिन का ये बना होता है। दांत का जो शिखर होता है वो डेंटिन का बना होता है। और दांत की जो बाहरी परत होती है उसको इनिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको इनिमल कहा जाता है। यह हमारे शरीर का सबसे कठोर और मजबूत भाग होता है। कौन सा? इनिमल, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो ये होता है विटामिन सी की कमी से। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी रोग होता है। और विटामिन सी की यहाँ पर बात आई है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है? तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन सी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? तो देखिए जितने भी खट्टे रसदार फल होते हैं, नींबू, संतरा, मौसमी, आंवला, टमाटर, ये सभी होते हैं, इनसे हमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेप्सिन क्या होता है? तो पेप्सिन क्या होता है? तो ये एक प्रकार का एंजाइम होता है, पेप्सिन एंजाइम। अब ये क्या काम करता है? तो देखिए ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में परिवर्तित करता है, चेंज करता है। और सभी जो एंजाइम होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, लेकिन सभी प्रोटीन एंजाइम नहीं होते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है किंतु इसका संग्रह होता है। तो देखिए जो ग्लूकोज होता है उसका ग्लाइकोजन में परिवर्तन होता है। कहाँ पर होता है? यकृत में होता है, लीवर में होता है। लेकिन इसका जो संग्रह होता है ये स्टोर कहाँ पर होता है? तो ये होता है यकृत एवं पेशियों में यह संग्रहित होता है, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यकृत सबसे बड़ा क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड होती है, यानी कि बहिस्रावी ग्रंथि होती है। लीवर में खराबी के कारण क्या होता है? पीलिया रोग हो जाता है, जिसको जॉन्डिस कहा जाता है। और लीवर में क्या होता है? जो बाइल जूस होता है, पीत रस होता है, उसका भी निर्माण होता है। तो ये बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वह कौन सा तत्व है जो दंत इनेमल को कठोर बनाता है? तो ये कौन सा एलिमेंट होता है? तो ये होता है कौन सा? फ्लोरीन। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा फ्लोरीन। अब देखिए दंत इनेमल को क्या करता है? फ्लोरीन कठोर बनाता है। फ्लोरीन की कमी से मानव शरीर में फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। किसी कमी से? फ्लोरीन की जब कमी होती है हमारे शरीर में तो फ्लोरोसिस नामक रोग हो जाता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पीत का मुख्य कार्य क्या है? तो आपको बताना जो पीत रस होता है, बाइल जूस होता है, उसका कार्य क्या होता है? तो ये क्या करता है? पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। क्या करता है? जो फेट होता है, वसा होता है, उसका पाचन तथा शोषण हेतु वसा का इमल्सन करता है। कौन? पीत रस, यानी कि बाइल जूस। अब देखिए जो पीत रस होता है वो भोजन को क्षारीय बनाता है। और पीत रस में क्या क्या होता है? जल, लवण, सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम टेकोलेट, सोडियम कार्बोनेट, ये सभी उपस्थित होते हैं किसमें? पीत रस में। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जनन क्षमता में कमी होती है। तो जनन क्षमता जो होती है उसमें कमी किस वजह से होती है? तो ये होती है किस वजह से? विटामिन ई की जब कमी हो जाती है तो जनन क्षमता में कमी हो जाती है। ओके, अब देखिए पानी में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं? तो ये होते हैं विटामिन बी और सी, जो होती है पानी में घुलनशील होते हैं। और वसा में घुलनशील की हम बात करें तो वसा में घुलनशील कौन कौन से विटामिन है? तो ये है विटामिन ए, डी, ई, के। ये चार जो विटामिन होते हैं ये वसा यानी कि फैट में घुलनशील होते हैं, जबकि बी और सी जो होते हैं ये पानी में घुलनशील विटामिन होते हैं। ओके गाइस, नेक्स्ट चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो ये की थी फंक ने। किसने की थी? फंक ने विटामिन की खोज की थी।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है डीएनए में होते हैं, तो डीएनए में क्या उपस्थित होते हैं, तो ये होते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। क्या होते हैं डीएनए में? न्यूक्लियोटाइड्स उपस्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसेकेराइड होता है, तो ये होता है ग्लूकोज और फ्रक्टोज। जो ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है ये मोनोसेकेराइड होता है, और जो गैलेक्टोज होता है वो क्या होता है, वो भी मोनोसेकेराइड होता है। ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। कार्बोहाइड्रेट डाइसेकेराइड के अंतर्गत माल्टोज, सुक्रोज एवं लैक्टोज होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, यकृत द्वारा बनाया पीत पित्ताशय में किसके द्वारा पहुंचाया जाता है, तो देखिए यकृत यानी कि लीवर में जो पीत बनता है, बाइल जूस बनता है, उसको गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में कौन पहुंचाता है, तो ये पहुंचाता है कौन? सिस्टिक डक्ट। किसके द्वारा पहुंचाया जाता है? सिस्टिक डक्ट के द्वारा उसे गोल ब्लैडर यानी कि पित्ताशय में इसको पहुंचाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है, तो दूध में कौन सा प्रोटीन उपस्थित होता है, तो ये होता है कैसीन प्रोटीन। कौन सा होता है? दूध में कैसीन प्रोटीन उपस्थित होता है। और देखिए दूध का रंग उजला किसकी वजह से होता है, तो ये कैसीन प्रोटीन की वजह से होता है। और पीला किस वजह से होता है, तो ये कैरोटीन प्रोटीन की वजह से होता है। तो दोनों आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, आहार नाल के किस भाग में प्रोटीन्स का एमिनो अम्ल में निम्नीकरण होता है, तो ये होता है कहाँ पर? छोटी आंत में। तो देखिए छोटी आंत से स्रावित जो एंजाइम है कौन सा? इरेप्सिन प्रोटीन को क्या करता है? पेप्टोन्स में पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। कौन सा एंजाइम करता है, तो ये करता है इरेप्सिन। क्या करता है? प्रोटीन को पेप्टोन्स में और पॉलीपेप्टाइड को एमिनो एसिड में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस विटामिन को हार्मोन भी कहते हैं, तो ये कौन से विटामिन को कहा जाता है हार्मोन भी, तो ये कहा जाता है विटामिन डी को। विटामिन डी को हार्मोन भी कहा जाता है। मानव मूत्र में विटामिन डी पाया जाता है। मछली के लीवर यानी कि यकृत में भी विटामिन डी पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, रेनिन का स्रावण किस अंग से होता है, तो रेनिन का जो स्रावण होता है ये आमाशय से होता है। कहां से होता है? आमाशय से इसका स्रावण होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, पुनरुद्भवन किसमें होता है, तो पुनरुद्भवन ये होता है किसमें? प्लेन एरिया में। किसमें होता है? प्लेन एरिया में पुनरुद्भवन की क्रिया पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, समवर्ती अंग होते हैं, तो समवर्ती अंग किसके होते हैं, तो देखिए चमगादड़ के पंख और तितली के जो पंख होते हैं ये समवर्ती अंग कहलाते हैं। अब यहाँ पर बात आई है समवर्ती अंग की, तो ये समवर्ती अंग क्या होते हैं, तो देखिए ऐसे अंग जो कि सम्मान कार्य के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, जिसके कारण वो सम्मान दिखाई देते हैं, लेकिन देखिए उनकी जो मूल रचना और भ्रूणीय परिवर्धन है वो क्या होता है? अलग अलग होता है, भिन्न भिन्न होता है, तो इसको ही समरूप अंग कहा जाता है। तो देखिए चमगादड़ के पंख और तितली के पंख कैसे होते हैं? ये समवर्ती अंग होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। डार्विनिज्म है, तो यहाँ पर बताना डार्विनिज्म क्या होता है, तो देखिए यह प्राकृतिक चयन का एक सिद्धांत होता है। कौन सा? डार्विनिज्म। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जब दो जीव साथ रहे तथा एक को लाभ तथा दूसरे को कोई लाभ न हो तो वह कहलाता है। तो ये आपको बताना है, दो जीव क्या है? एक साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है दूसरे को लाभ नहीं होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, तो इसको सहभोजिता इसको कहा जाता है। कॉमनलिज्म इसको कहा जाता है। अब इसमें क्या होता है, तो देखिए दो जीवों के बीच में ऐसा संबंध जिसमें एक जीव को लाभ तथा दूसरे को हानि होती है, तो वो क्या कहलाती है? परजीविता इसको कहा जाता है। एक जीव दूसरे जीव को पूरी तरह से भक्षण करता है, तब इसे परभक्षण कहते हैं। तो दोनों आपको याद रखनी है। जब दो जीव साथ रहते हैं, एक को लाभ होता है और दूसरे को हानि होती है, तो इसको कॉमेंसलिज्म या फिर सहभोजिता इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आर्कियोप्टेरिक्स किनका संयोजक था, तो आर्कियोप्टेरिक्स जो है ये किसका संयोजन था, तो ये सरीसृपों व पक्षियों के बीच का एक संयोजन होता है। कौन सा? आर्कियोप्टेरिक्स। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश में पराबैंगनी विकिरण की क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, तो सूर्य के प्रकाश से जो पराबैंगनी किरणें हैं इनकी क्रिया से क्या उत्पन्न होता है, तो ये होता है ओजोन। कौन सा होता है? ओजोन। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे होते हैं, तो वन पारिस्थितिकी तंत्र में बताने के हरे पौधे क्या होते हैं, तो ये इनको कहा जाता है उत्पादक, इनको कहा जाता है। किसको? जो हरे पेड़ पौधे होते हैं उनको उत्पादक इनको कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन कहलाता है,
तो देखिए जीवों तथा वातावरण के जो पारस्परिक जो संबंध होते हैं उनका जो अध्ययन किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, तो इकोलॉजी इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इकोलॉजी इसको कहा जाता है। अब देखिए किसी विशेष क्षेत्र के जैविक घटक एवं अजैविक घटक के संबंध को इको तंत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है, जो जैविक घटक और अजैविक घटक होते हैं किसी विशेष क्षेत्र के, तो उनके संबंध को इको तंत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत किया था। तो उत्परिवर्तनवाद जो सिद्धांत है ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत किया था किसने, डी व्रिज ने। किसने किया था, डी व्रिज ने। तो यहां से आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, एक माइक्रोन होता है, तो एक माइक्रोन कितने एमएम के बराबर होता है, तो ये होता है किसके, 1/1000 एमएम के बराबर होता है एक माइक्रोन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उत्परिवर्तन का कारण है। तो बताना है कि उत्परिवर्तन का कारण क्या होता है, रीजन क्या होता है। तो देखिए क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन तथा डीएनए में परिवर्तन इसका रीजन होता है। इस वजह से क्या होता है, उत्परिवर्तन होता है। ओके, क्रोमोसोम में परिवर्तन, जीन में परिवर्तन एवं डीएनए में परिवर्तन, ये सभी क्या होते हैं, उत्परिवर्तन का कारण होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पेलिएंटोलॉजी अध्ययन है। तो पेलिएंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, तो ये किया जाता है जीवाश्मों का जो अध्ययन किया जाता है वो पेलिएंटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि इसको मीसोजोइक काल को डायनासोरों का सुनहरा काल भी कहा जाता है। अब देखिए इस काल के ट्रियासिक काल को किसमें, रेप्टाइलों का काल भी इनको कहा जाता है। अब देखिए इस काल को 3 मुख्य उपकाल में डिवाइड किया गया है। अब ये 3 उप मुख्य काल कौन कौन से हैं, तो ट्रियासिक, जूरासिक और क्रीटासिस, तीनों का नाम याद रखना है, कौन कौन से हैं, ट्रियासिक, जूरासिक और क्रीटासिस। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जीवन की उत्पत्ति किस महाकल्प में हुई थी। तो जीवन की उत्पत्ति हुई थी किसमें, प्री कैम्ब्रियन महाकल्प में। अब देखिए प्री कैम्ब्रियन इसका मतलब क्या होता है, तो देखिए इस काल में जो जीव थे, इस काल के जो जीव थे वो रीढ़ विहीन जीव थे। बस ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। तो देखिए आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज कौन थे। तो आधुनिक मानव के जो अभिनव पूर्वज थे वो थे कौन, क्रो-मैग्नोन मानव। कौन थे, क्रो-मैग्नोन जो मानव है ये आधुनिक मानव के अभिनव पूर्वज थे, यानी कि होमो सैपियंस के क्या थे, अभिनव पूर्वज थे। अब देखिए इनकी जो आयु है इनकी जो आयु है इसका 20 से 30,000 वर्ष पूर्व इनकी आयु का आकलन किया गया था। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मानव की उत्पत्ति किस युग में हुई थी। तो मानव की जो उत्पत्ति हुई थी ये प्लायोसीन युग में हुई थी। अब देखिए प्लायोसीन युग ये सीनोजोइक एरा के प्लायोसीन युग में क्या हुआ था, मानव के जो पूर्वज है उनका विकास हुआ था। और ये जो युग था ये कहां से कहां तक था, तो ये था 70 मिलियन से लेकर के 60 मिलियन ईसा पूर्व का ये युग था। कौन सा था, प्लायोसीन युग। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, चट्टानों पर रंगीन चित्रकारी सर्वप्रथम किसने की थी। तो चट्टानों पर रंगीन जो चित्रकारी की थी वो सबसे पहले की गई किसके द्वारा, क्रो-मैग्नोन मानव के द्वारा। किसके द्वारा की गई थी, क्रो-मैग्नोन जो मानव थे उनके द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, आयोडीन युक्त नमक की मानव शरीर में क्या भूमिका होती है। तो देखिए आयोडीन युक्त जो नमक होता है वो हमारे शरीर में क्या करता है, तो देखिए थायराइड ग्रंथि के कार्य का नियमन करता है। कौन, आयोडीन युक्त नमक। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी कौन है। तो यह है गोरिल्ला। कौन है, गोरिल्ला। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। तो किस अवस्था में कर सकता है, तो देखिए इसमें क्या होता है, RH पॉजिटिव पति होता है और RH नेगेटिव पत्नी होती है। तो इस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटेलिस रोग गर्भपात कर सकता है। अब देखिए लैंड स्टीनर एवं वीनर ने 1940 में रिसिस मंकी में से एक विशेष प्रकार का प्रोटीन पाया जिसको उन्होंने क्या कहा था, RH फैक्टर उन्होंने कहा था। अब देखिए जिस व्यक्ति में RH पाया जाता है उसका जो रक्त होता है, ब्लड होता है वो RH पॉजिटिव होता है, तथा जिसमें RH फैक्टर नहीं पाया जाता है उसका जो ब्लड होता है वो RH नेगेटिव कहलाता है। और देखिए इंडिया में 97% लोगों में जो क्या है ये RH पॉजिटिव होता है, लेकिन 3% लोग ऐसे होते हैं जिनमें RH नेगेटिव पाया जाता है। कहाँ पर, इंडिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है। तो हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु उपस्थित होती है, तो ये होती है आयरन। कौन सी होती है, आयरन। आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब देखिए आयरन की कमी होने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है एनीमिया।
आयरन की जब कमी होती है तो एनीमिया होता है, और मैग्नीशियम की कमी होती है तो कौन सा होता है, ये पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है मैग्नीशियम की कमी होने पर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो देखिए गुणसूत्रों पर जो जीन उपस्थित होते हैं उनकी उपस्थिति का क्रम कैसा होता है, तो ये होता है लीनियर, यानी कि रेखा आकार इनका क्रम पाया जाता है। कहां पर, गुणसूत्रों पर। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, AB रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर दिया जा सकता है। तो देखिए AB जो ब्लड ग्रुप वाला व्यक्ति है उसका जो ब्लड है वो कौन से व्यक्ति को दिया जा सकता है, तो ये दिया जा सकता है AB वर्ग वाले व्यक्ति को। जो AB वर्ग वाला व्यक्ति है वो केवल AB वर्ग वाले व्यक्ति को ही ब्लड डोनेट कर सकता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है। तो विलियम हार्वे ने किसकी खोज की थी, तो ये थी रक्त परिसंचरण जो तंत्र है उसकी खोज की थी। किसने, विलियम हार्वे ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एंटीजन है, तो बताना एंटीजन क्या होते हैं। तो देखिए एंटीजन है एंटीबॉडी के निर्माण हेतु ये उत्प्रेरक का काम करते हैं। कौन, एंटीजन। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक का काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है। तो ये कौन सा अंग होता है, तो ये होता है लीवर, यानी कि यकृत। अब देखिए जो लीवर होता है वो कूफर सेल में पाए जाते हैं जो कि रोगाणु को नष्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। तो ये होता है 22+X। कितना होता है, 22+X। ये मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन होता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, टर्नर सिंड्रोम होता है। तो टर्नर सिंड्रोम कौन सा होता है, तो ये होता है XO। कौन सा होता है, XO जो होता है ये टर्नर सिंड्रोम इसको कहा जाता है। अब देखिए इसमें क्या होता है, तो टर्नर सिंड्रोम की जो संख्या है वो 45 हो जाती है। कितनी हो जाती है, 45 की संख्या हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ये फीमेल होती है और इसका शारीरिक विकास नहीं हो पाता है। इसमें स्तन ग्रंथि जो होती है उनका भी अभाव होता है, और जो आवाज होती है वॉइस होती है वो मोटी होती है, और जनन क्षमता भी नहीं पाई जाती है। तो ये होता है कौन सा, टर्नर सिंड्रोम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, हीमोफीलिया रोग होता है। तो हीमोफीलिया रोग कैसा होता है, तो देखिए ये आनुवांशिक तथा लिंग संलग्न होता है। कौन सा, हीमोफीलिया रोग। अब देखिए कैल्शियम की कमी से क्या होता है, तो हड्डी एवं दांत कमजोर हो जाते हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिता A रुधिर वर्ग तथा माता B वर्ग की हो तो इनके संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग संभव है। तो देखिए पिता कैसा है, A ब्लड ग्रुप वाला है, और माता कैसी है, B ब्लड ग्रुप वाली है। तो इनके जो बच्चे होंगे, संतान होंगे, उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा। तो देखिए इनका जो ब्लड ग्रुप है वो AB हो सकता है, B भी हो सकता है, O भी हो सकता है और AB भी हो सकता है। तो चारों ब्लड ग्रुप हो सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखिए, RH कारक के खोजकर्ता कौन है। तो RH जो फैक्टर है कारक, इसकी खोजकर्ता कौन है, तो ये है लैंडस्टीनर एवं बीनर। कौन है, लैंडस्टीनर एवं बीनर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं। तो ये सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं, तो ये होती है कौन सी, एनाफेज अवस्था। कौन सी होती है, एनाफेज ये अवस्था होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पौधों में वर्दी वलय किसकी क्रिया से बनते हैं। तो देखिए पेड़ पौधों में जो वर्दी वलय बनते हैं, इनकी ग्रोथ रिंग्स बनती हैं, वो किसकी क्रिया से बनती हैं, तो ये होते हैं कैम्बियम से। किससे बनते हैं, कैम्बियम से ये बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, परागण का अर्थ होता है, यानी कि पॉलिनेशन का अर्थ क्या होता है। तो देखिए परागदानी से पराग कण का वर्तिकाकर पर जाना, इसको ही परागण कहा जाता है, पॉलिनेशन इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एनिसेक फल वह है जिसमें होते हैं। तो बताना कि एनिसेक फल कौन से होते हैं। तो देखिए बिना परागण और निषेचन के बना जो फल होता है वो ही एनिसेक फल कहलाता है, जिसमें क्या नहीं होता है, ना तो उसमें परागण होता है और ना ही निषेचन होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, पराग कण क्या है। तो बताने कि पराग कण क्या होते हैं। तो ये क्या होते हैं, नर युग्मोद्भिद होते। क्या होते हैं, नर युग्मोद्भिद होते हैं पराग कण। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर क्वेश्चन है, आवर्तबीजी पादपों में भ्रूण कोष प्राय होता है। तो आवर्तबीजी जो पादप होते हैं उनमें जो भ्रूण कोष होता है ये कैसा होता है। तो ये होता है कैसा, द्विगुणित ये होता है। कैसा होता है, द्विगुणित ये होता है। अब देखिए भ्रूण कोष
भ्रूण को पोषण प्रदान करता है। जो भ्रूण कोश होता है ये भ्रूण को क्या करता है, पोषण प्रदान करता है। और जो भ्रूण होता है वो त्रिगुणित होता है। क्या होता है, भ्रूण त्रिगुणित ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, बीज किससे बनता है? तो बीज किसके द्वारा बनता है? तो ये बनता है किससे, बीजांड से। बीज जो बनता है बीजांड से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है। तो देखिए पादप क्या है, एक ही है, तो एक ही पादप के पुष्प यानी कि फूल से परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है गीटोनोगेमी। क्या कहा जाता है, गीटोनोगेमी इसको बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि एक ही पादप के फूल से परागकणों का दूसरे फूल पर क्या होता है, वर्तिकाग्र पर जाना होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, सुपारी का खाने योग्य भाग है। तो सुपारी का खाने योग्य भाग कौन सा होता है, पार्ट कौन सा होता है? तो ये होता है भ्रूणपोष। कौन सा होता है, भ्रूणपोष जो होता है ये सुपारी का खाने योग्य भाग होता है। और नारियल की हम बात करें तो नारियल में खाने योग्य भाग कौन सा होता है, ये भी कौन सा होता है, भ्रूणपोष होता है। अगला क्वेश्चन पर देखिए, आवर्तबीजी पौधे के बीज में होता है। तो आवर्तबीजी जो पौधे होते हैं उनके बीज में क्या पाया जाता है? तो ये पाया जाता है सुप्त एम्ब्रियो होता है। क्या होता है, सुप्त एम्ब्रियो पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, मक्का का दाना है। तो बताने कि मक्का का दाना कैसा होता है? तो ये एक वास्तविक फल होता है, ट्रू फ्रूट ये होता है मक्का का दाना। अब देखिए वास्तविक फल किसको कहा जाता है? तो देखिए जिस फल का विकास ओवरी से होता है वह सत्य फल या फिर वास्तविक फल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल आम, जामुन, केला ये सभी क्या होते हैं, ट्रू फ्रूट ये कहलाते हैं, वास्तविक फल ये कहलाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सच्चा फल होता है यानी कि एक वास्तविक फल होता है, किसको कहा जाता है सच्चा फल? तो देखिए निषेचन एवं विकसित इसमें क्या होता है, अंडाशय हो। जिसमें निषेचन और विकसित अंडाशय हो उसको एक सच्चा फल कहा जाता है, वास्तविक फल कहा जाता है। अब देखिए अवास्तविक फल किसको कहा जाता है? तो देखिए जिस फल का विकास ओवरी को छोड़ करके फूल के अन्य भाग से होता है उसे अवास्तविक फल या फिर असत्य फल उसको कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल सेब, नाशपाती का जो विकास होता है वो थैलेमस से होता है। किससे होता है? थैलेमस से होता है, इसलिए इसको अवास्तविक फल कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कटहल में मांसल खाने योग्य भाग है। तो कटहल में बताना है खाने योग्य भाग कौन सा होता है? तो ये होता है कौन सा, सहपत्र एवं परिदल पुंज क्या होते हैं, खाने योग्य भाग होते हैं कटहल में। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ है। तो कौन सा होता है? तो ये होता है आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब देखिए जो आरएनए ये सिंगल स्टैंडर्ड होता है, इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल बेस इसमें होता है। और राइबोसोम पर पाए जाने वाले आरएनए प्रोटीन संश्लेषण में सहायक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जंतु वायरस में आनुवांशिक पदार्थ अधिकांशतः होता है। तो देखिए यहाँ पर आपको पादप वायरस में पूछा गया है, नीचे आपको यहाँ पर जंतु वायरस में पूछा गया है। तो देखिए जंतु वायरस में क्या होते हैं, डीएनए या फिर आरएनए होता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। यहाँ पर हम बात करें डीएनए की तो इसकी फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसमें एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन एवं थाइमिन बेस पाया जाता है। अब देखिए 1953 में वाटसन एवं क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स संरचना का पता लगाया था। इसके लिए उन्हें 1962 में नोबेल पुरस्कार भी दिया गया था, किसको, वाटसन और क्रिक को। और देखिए डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है, इसके एक छोटे से भाग को क्या कहा जाता है, जीन इसको कहा जाता है। तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किसमें मिलती है? तो प्रतिजैविक जो औषधि होती है वो कहाँ पर मिलती हैं? तो ये मिलती है जीवाणु में। किसमें मिलती है? जीवाणु में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज की थी किसके द्वारा? डी इवानोवस्की ने। किसने की थी? डी इवानोवस्की ने सर्वप्रथम वायरस की खोज की थी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, जीवाणु की खोज किसने की थी? तो जीवाणु की खोज की थी किसने? एवी ल्यूवेनहॉक ने। किसने की थी? एवी ल्यूवेनहॉक ने जीवाणु की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जीवाणु को पादप मानते हैं क्योंकि, बताना है कि जो जीवाणु होते हैं उनको पादप क्यों माना जाता है? तो देखिए इनमें क्या होता है, इसमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। किसमें? जो जीवाणु होता है उसमें दृढ़ कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, इसीलिए इनको पादप भी माना जाता है। जीवाणु पादप के अंतर्गत आते हैं क्योंकि इनमें दृढ़ कोशिका भित्ति पाई जाती है। चलिए गाइस नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपापचय दर सर्वाधिक किसमें होती है? तो उपापचय की जो दर होती है वो सबसे अधिक किसमें होती है?
तो ये होती है किसमें, चूहों में। चूहों में जो होती है उपापचय दर सबसे अधिक पाई जाती है, सर्वाधिक पाई जाती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, जब एटीपी का परिवर्तन एडीपी में होता है तो क्या होता है। तो एटीपी का जो परिवर्तन है ये एडीपी में होता है तो उसमें क्या उत्पन्न होता है, तो इसमें ऊर्जा उत्पन्न होती है, एनर्जी उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, उपापचय के परिणाम स्वरूप ऊर्जा किस रूप में तुरंत रखी जाती है। तो ये रखी जाती है किस रूप में, एटीपी के रूप में जो ऊर्जा होती है वो तुरंत रखी जाती है उपापचय के परिणाम स्वरूप। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, शरीर के लिए एंजाइम बहुत आवश्यक है क्योंकि, बताना है हमारे शरीर के लिए एंजाइम आवश्यक क्यों होते हैं, क्योंकि जीव रासायनिक क्रियाओं के उत्प्रेरक होते हैं। क्या होते हैं, जो एंजाइम होते हैं ये रासायनिक क्रियाओं के क्या होते हैं, उत्प्रेरक होते हैं, इसलिए ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। चलिए तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं। तो देखिए ग्लूकोज के जल तथा CO2 के पूर्ण अपघटन में एटीपी के कितने अणु बनते हैं, उत्पन्न होते हैं। तो ये होते हैं कितने, 38 एटीपी के अणु बनते हैं। कितने बनते हैं, 38 एटीपी अणु बनते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, प्रोटीन की इकाई है तो बताना प्रोटीन की इकाई क्या होती है, यूनिट क्या होती है। तो ये होती है एमिनो एसिड। क्या होती है, एमिनो एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, ग्लाइकोलिसिस में परिवर्तन होता है। तो ग्लाइकोलिसिस जो प्रक्रिया होती है उसमें किसका परिवर्तन होता है, किसमें होता है। तो देखिए ग्लूकोज का जो परिवर्तन है वो पायरुविक अम्ल में होता है। किसमें होता है, ग्लूकोज पायरुविक अम्ल में चेंज होता है। किसके द्वारा, ग्लाइकोलिसिस प्रक्रिया के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान, यानी कि जो कोशिका होती है, सेल होती है, उसमें प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहाँ पर होता है। तो ये होता है राइबोसोम में। कहाँ पर होता है, राइबोसोम में। जो सेल होती है उसमें राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, किस तापमान पर एंजाइम अधिक सक्रिय होते हैं, इनकी एक्टिव होते हैं। तो ये होता है 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो एंजाइम होते हैं वो अधिक सक्रिय होते हैं, एक्टिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, शरीर में अधिक ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है। तो ये होता है वसा के रूप में, इनकी फैट के रूप में। अब देखिए जो वसा होती है, 1 ग्राम वसा के टूटने पर हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। तो ये होते हैं 9.1 कैलोरी ऊर्जा हमें प्राप्त होती है 1 ग्राम वसा के टूटने पर। और जो प्रोटीन होता है उससे भी हमें ऊर्जा की प्राप्त होती है। तो उससे कितनी होती है, तो 1 ग्राम प्रोटीन के टूटने पर हमें ऊर्जा प्राप्त होती है 4.2 कैलोरी। लेकिन अधिक किससे होती है, वसा यानी कि फैट के टूटने पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, भूखा व्यक्ति शरीर के किस भंडार का सबसे पहले उपयोग करता है। तो ये करता है किसका, ग्लाइकोजन का। किसका करता है, ग्लाइकोजन का। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, बच्चों में रिकेट्स तथा ओस्टियोमेलेसिया रोग किसकी कमी से होते हैं। तो ये होते हैं किसी कमी से, विटामिन डी की कमी होने पर कौन से रोग होते हैं। तो ये होते हैं रिकेट्स और ओस्टियोमेलेसिया रोग होते हैं विटामिन डी की कमी होने पर। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखिए, पीत का निर्माण कहाँ पर होता है, यानी कि जो बाइल जूस होता है, पीत रस होता है, उसका निर्माण कहाँ पर होता है। तो इसका निर्माण होता है यकृत यानी कि लीवर में। अब देखिए पीत जो होता है, पीत रस होता है, बाइल जूस होता है, उसका यकृत में निर्माण होता है एवं गोल ब्लैडर में ये जमा होता है, संग्रहित होता है। निर्माण कहाँ पर होता है, लीवर में होता है, लेकिन इसका जो संग्रह होता है, जमा होता है, ये गोल ब्लैडर में होता है, पित्ताशय में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी का आपको रासायनिक नाम पूछा गया है, तो इसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का जो पाचन होता है किसके द्वारा होता है। तो ये होता है किसके द्वारा, एमाइलोप्सिन के द्वारा। किसके द्वारा होता है, एमाइलोप्सिन के द्वारा कार्बोहाइड्रेट का पाचन किया जाता है। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट यहाँ पर है, खरगोश के दांत होते हैं। तो खरगोश के दांत किस प्रकार के होते हैं। तो ये होते हैं कैसे, थीकोडोंट प्रकार के खरगोश के दांत होते हैं। किस प्रकार के होते हैं, थीकोडोंट प्रकार के। चलिए आगे चलते हैं। वायरस को सजीव कहा जाता है क्योंकि, बताना जो वायरस होता है उसको सजीव क्यों कहा जाता है। तो देखिए ये क्या करते हैं, संख्या में ये बढ़ सकते हैं, इसलिए इनको सजीव कहा जाता है क्योंकि ये संख्या में बढ़ सकते हैं। वायरस होते हैं, तो बताना वायरस कैसे होते हैं। तो ये अकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, वायरस जो होते हैं वो अकोशिकीय होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन थे।
तो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो नामक पुस्तक है इसके लेखक हैं चार्ल्स डार्विन। कौन है? चार्ल्स डार्विन इसके लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, गोइटर अथवा थायराइड ग्रंथि की अस्वाभाविक वृद्धि किसकी कमी से होती है? तो देखिए गोइटर अथवा जो थायराइड ग्रंथि होती है उसमें जो अधिक वृद्धि होती है, अस्वाभाविक जो वृद्धि होती है वो किसकी कमी होने पर होती है? तो ये होती है आयोडीन की जब कमी हो जाती है तो थायराइड ग्रंथि क्या होती है? वृद्धि करने लगती है, बढ़ने लगती है। नेक्स्ट चलते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज है, तो बताना बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो वायरस जो विषाणु का क्या करता है? भक्षण करता है, यही बैक्टीरियोफेज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है बैक्टीरियोफेज में होता है, तो बैक्टीरियोफेज में क्या होता है? तो इसमें द्विकुंडलित डीएनए पाया जाता है, किसमें? बैक्टीरियोफेज में। अब देखिए इसका जो शरीर होता है वो प्रोटीन्स का बना हुआ होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए जीवन की उत्पत्ति नामक पुस्तक को किसने लिखा था? जीवन की उत्पत्ति नामक जो पुस्तक है, बुक है, ये किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ये लिखी थी किसने? ओपेरिन ने। किसने लिखी थी? ओपेरिन ने। जीवन की उत्पत्ति जो पुस्तक है ये 1936 में ओपेरिन द्वारा लिखी गई थी। इन्होंने इस पुस्तक में जीवन की उत्पत्ति के बारे में विस्तार से वर्णन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ? तो सबसे पहले किस प्रकार का श्वसन विकसित हुआ था? तो ये हुआ था एनएरोबिक। कौन सा होता है? एनएरोबिक। देखिए सबसे पहले जब जीवन की उत्पत्ति हुई थी उस समय जीव क्या थे? एनएरोबिक श्वसन करते थे। इस प्रकार के श्वसन में ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, और जो एरोबिक श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। किसमें? और जो एरोबिक श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, लेकिन जो एनएरोबिक श्वसन होता है उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है विषाणु होते हैं, तो बताने विषाणु कैसे होते हैं? तो ये पूर्ण परजीवी होते हैं। क्या होते हैं? विषाणु पूर्ण परजीवी होते हैं। अब यहाँ पर बात है परजीवी की, तो परजीवी क्या होते हैं? तो देखिए जो जीव अपना भोजन और आवास दूसरे जीव से ग्रहण करते हैं तो उन्हीं को परजीवी कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल जोंक, जू, विषाणु, अमरलता, ये सभी क्या होते हैं? परजीवी होते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है उसे कहा जाता है। तो बताने वो जीव कौन सा है जो कि मृत कार्बनिक पदार्थ पर उगता है? तो इसको कहा जाता है सेप्रोफाइट। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सेप्रोफाइट इसको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए शरीर की वृद्धि और नई कोशिकाओं के निर्माण में सबसे अधिक कौन सा पदार्थ आवश्यक होता है? तो देखिए शरीर की जो नई कोशिकाएं हैं उनके निर्माण और शरीर की वृद्धि के लिए कौन सा पदार्थ सबसे ज्यादा आवश्यक होता है? तो ये होता है कौन सा? प्रोटीन। क्या होता है? प्रोटीन। चलिए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है शरीर में यूरिया का संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो शरीर में, हमारे शरीर में यूरिया का जो संश्लेषण होता है वो कहाँ पर होता है? तो ये होता है हमारे यकृत में या हमारे लीवर में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कीट का उत्सर्जित पदार्थ होता है। तो देखिए जो कीट होते हैं उनका उत्सर्जित पदार्थ कौन सा होता है? तो ये होता है यूरिक एसिड। जो यूरिक एसिड होता है उसका उत्सर्जन करते हैं कौन? कीट। अब देखिए जो जीव उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालता है उनको यूरियोटेलिक कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल छिपकली, सांप, पक्षी, सरीसृप, ये सभी क्या होते हैं? यूरियोटेलिक ये होते हैं क्योंकि यह उत्सर्जित पदार्थ के रूप में यूरिक एसिड निकालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है उत्सर्जन की इकाई किसे कहते हैं? तो उत्सर्जन की जो इकाई कहा जाता है वो नेफ्रॉन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? नेफ्रॉन को उत्सर्जन की इकाई बोला जाता है। ओके, अब ध्यान रखना है पर किडनी की इकाई क्या होती है? नेफ्रॉन होती है। तंत्रिका तंत्र की इकाई क्या होती है? तो वो न्यूरॉन होती है। दोनों को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है वक्र की खराबी के कारण रक्त में यूरिया की मात्रा बढ़ने को कहते हैं। तो देखिए जो वक्र होता है, किडनी होता है, जब उसमें खराबी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो रक्त में क्या होता है? यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। तो इस कंडीशन को क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है यूरेमिया। इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? यूरेमिया इसमें कहा जाता है। क्या होता है? इसमें यूरिया की मात्रा बढ़ जाती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है मनुष्य के वक्र में पथरी बनती है। तो मनुष्य की जो वक्र होता है, किडनी होता है, उसमें पथरी किसकी बनती है? तो वक्र के पेल्विस में ऑक्जिलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से बनी हुई होती है पथरी। किसकी बनी होती है? जो किडनी होती है उसके पेल्विस में ऑक्जिलेट जैसे लवणों के क्रिस्टलों से पथरी बनी होती है। कहाँ पर? किडनी यानी कि वक्र में। तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है।
ओके, तो फ्रेंड्स हमारा वीडियो यहीं पर कंप्लीट होता है। यहाँ पर आज हमने बायोलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट मिक्स क्वेश्चन यहाँ पर 100 क्वेश्चन हमने सोल्व कर लिए हैं, वो भी डिटेल के साथ में, क्योंकि हमारा जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो चुका है। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपको क्लास अच्छी लगी है, पसंद आई है, इंपॉर्टेंट लगी है, तो अपने सभी दोस्तों के पास में क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।